नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 जो कि इसी महीने में यानी अगस्त महीने में होने वाले हैं, उनके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लगभग पूरे ग्रामर के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जो कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं जिन पर आधारित प्रश्न बनते हैं, तो उनको मैंने आज 11वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में रखा है। आज मेरा टारगेट है कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाना। साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मुझे वाच्य को पहचानने में दिक्कत आती है, कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था। तो वाच्य थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि वाच्य को कैसे सॉल्व करना है, या कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ऐसे जो प्रश्न आते हैं कि किस तरीके से पहचानें, तो उसको सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसको फुल स्क्रीन पे लगाते हैं और पेन सेलेक्ट करते हैं जी। आज के लिए पहला प्रश्न है, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है, छंद पहचानना है। तो छंद के लिए एकमात्र काम, सबसे पहले आप मात्रा लगा के देखिए कौन सा छंद है। चलिए नीचे वाली ही लाइन में लगाते हैं, होंगे तो सारे में एक जैसे। तो ये छोटा आ है बा पर, सा पे छोटा आ हमेशा स्वर की मात्रा लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उ, बड़ी ई, स्व लिखा हुआ है यहाँ पर, संयुक्त है लेकिन इससे पहले कोई वर्ण नहीं है फिलहाल, तो इसमें एक गिनेंगे। शासित बड़ा आ, छोटी ई, त, द पर एक ही मात्रा, श में दो मात्राएं हो जाएंगी, बड़ा आ और बड़ा आ की दो होती हैं, दो हो जाएंगी, ए की दो हो जाएंगी, हे दो हो जाएंगी, जगदीश में एक एक दो और एक, हम दो मात्राएं हो जाएंगी। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, यति दे रखा है, विराम है। अब हम काउंट कर लेते हैं एक बार। 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 2 15, मतलब पहले में 15 निकल के आया। विषम चरण में सम में कितनी आ रही हैं, 2 2 4 4 2 6 2 8 8 2 10 और 10 और 3 13, तो 15 और 13 निकल के आ रही हैं। तो 15 और 13 मात्राएं ऊपर के विकल्प में दोहा सोरठा बर्ब है, इसमें उल्लाला, उल्लाला में 15 और 13 का सेट बनता है। विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये कौन सा छंद है, ये उल्लाला छंद हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा युग्म गलत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे हैं और उसमें बताना है गलत कौन सा है, वो बताना है आपको। चलिए जो एक एक पढ़ते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए स्वयंभू यूज करते हैं, एकदम सही लिखा हुआ है। रंगमंच के पीछे का स्थान चूलिका कहलाता है। रोगी का भोजन पथ्य कहलाता है। रास्ते का भोजन पाथेय कहलाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। स्वयंभू ये एकदम सही लिखा हुआ है। चूलिका, रंगमंच के पीछे का स्थान चूलिका नहीं कहलाता है, इसको कहते हैं नेपथ्य। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। ये 3 मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि नेपथ्य, पथ्य और पाथेय तीनों एक जैसे सुनने में लग रहे हैं, कंफ्यूज ना होए। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाएगा, रोगी का भोजन पथ्य कहलाएगा और रास्ते का भोजन पाथेय कहलाता है। अब बात आती है जो चूलिका लिखा हुआ है, तो चूलिका का मतलब क्या होता है। चूलिका का अर्थ होगा रंगमंच के पीछे से आने वाली आवाज। रंगमंच के पीछे से आने वाली आवाज, इसको बोलते हैं चूलिका। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, पक्षी का बहुवचन होगा क्या। पक्षी का बहुवचन क्या है, पक्षी वृंद, पक्षी गण, पक्षियाँ, अनेक पक्षी। अब इसमें से क्या होता है,
देखिए, कुछ बहुवचन बनाते समय एक वचन से बहुवचन बनाते समय एक नियम ऐसा होता है कि उसमें कुछ एक वचन शब्दों के साथ गण, वृंद, वर्ग, लोग, जन, ये सब जोड़ करके और उनका बहुवचन बना दिया जाता है। ये उसी में से है। पक्षी मूल शब्द है एक वचन में, और इसमें वृंद लगा करके इसका बहुवचन बना दिया जाता है। तो पक्षी वृंद इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, पक्षी का बहुवचन पक्षी वृंद होता है। चलिए आगे देखते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, एकांतवासी योगी है, या प्रिय प्रवास। रचना, इनके रचनाकार तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ ये चार की चारों रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक, चारों आप नोट करिए, रखिए लिख करके। इसके साथ जो फैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो इनके साथ में फैक्ट जो मैं दे रहा हूँ उनको आप साथ में लिखेंगे। बीसल देव रासो जो है वो बीसल देव रासो, इसकी खास बात यह है कि एक तो ये रचना हो जाएगी नरपति नाल की, नरपति नाल ये रचना है। और इसमें पहली बार 12 मासा वर्णन, 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग मिलता है इस रचना में। प्रथम 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग मिलता है किसमें, बीसल देव रासो में, और लेखक इनके हैं नरपति नाल। ठीक, 12 मासा वर्णन का मतलब हुआ ऐसी रचना जिसमें वर्ष के 12 महीनों का विशद वर्णन मिलता हो, वो क्या है 12 मासा वर्णन, वो 12 महीनों का वर्णन मिलेगा। चलिए पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वीराज रासो ये है चंद्रबरदाई की रचना, चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक, और ये जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ये यही है, तो यही रचना हो जाएगी सही, बी वाला ऑप्शन। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, लेखक चंद्रबरदाई हो जाएंगे। तीसरे फैक्ट पे आते हैं, एकांतवासी योगी ये क्या है। एकांतवासी योगी ये हिंदी जो खड़ी बोली है उसका प्रथम काव्य ग्रंथ है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, प्रथम काव्य ग्रंथ है ये। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक ये हैं इनके लेखक। ठीक, अब प्रिय प्रवास के बारे में जो फैक्ट है वो देखते हैं। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अब अगर इनके लेखक की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं इसके लेखक, ये हो जाएगा। ठीक, तो चार के चारों हैं इंपॉर्टेंट। प्रश्न आपका था हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो वो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, गौरव का विलोम क्या होगा। क्या लाघव होगा, लज्जा होगा, अपमान होगा, या ईर्ष्या। तो गौरव का विलोम होता क्या है, चलिए एक बारी बताइएगा, आप सोचिए गौरव का विलोम क्या होता है। तो गौरव का जो विलोम होगा वो रहेगा लाघव। ऑप्शन ए इसमें एकदम करेक्ट है। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, तो धाता का स्त्रीलिंग धात्रा, वक्ता का वक्त्री, रचयिता का रचयित्री, और कर्ता का कर्त्री। ये आप थोड़ा इसकी जो वर्तनी है ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार ये शब्द पूछ लेते हैं वर्तनी में, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछते हैं। तो कर्ता का कर्त्री एकदम सही है, रचयिता का रचयित्री होता ये भी सही है, वक्ता का वक्त्री ये भी सही है, धाता का धात्रा ना होकर के धात्री होता है। क्या होता है, धात्री। तो इस तरीके से ए विकल्प गलत है और गलत वाला ही आपको ढूंढना था। चलिए
सातवें पे आते हैं। वर्तनी दोष की दृष्टि से शुद्ध है, सही आपको देखना है कौन सा सही है। महात्म, महात्म होता है मनः कामना, रीत्यानुसार, दुरावस्था, ये आपको बताना है। तो महात्म नहीं होता है, एक मिनट, महात्म्य होता है, महात्म्य, ये आधा ता रहेगा आधा मा रहेगा, उसके बाद या आएगा, महात्म्य हो जाएगा। मनः कामना ये एकदम सही लिखा हुआ है तो बी वाला विकल्प हो गया सही। रीत्यानुसार नहीं होता है, रीत्यनुसार होगा, रीत्यनुसार। देखिए रीति प्लस अनुसार होता क्या है, रीति मूल शब्द है प्लस अनुसार होता है, तो यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर छोटा आ, ई का या में परिवर्तन हो जाएगा और ता रह जाएगा आधा, तो ये रीत अनुसार बन गया, यण संधि हुई है इसमें। दुरावस्था, दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था। कैसे, जैसे इसमें भी दुर वही रहेगा उपसर्ग और अवस्था बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा बनने का कोई लॉजिक है ही नहीं, ये जब दोनों जुड़ेंगे तो दुरावस्था बन जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये वाला भी गलत लिखा हुआ है, तो सातवें का बी विकल्प सही है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी, फिर इसमें आपको सही वाला देखना है। जमाता, त्याज्य, श्रीमान, प्रज्वलित, इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है ये आपको बताना है। तो प्रज्वलित, ये मैंने ऑप्शन इसलिए रखा है कि एक जो शब्द आपको मिलता है उज्ज्वल, ठीक, उज्ज्वल, इसमें दो जा होते हैं और दोनों होते हैं आधे, तो इसके चक्कर में आप हो सकता है प्रज्वलित पे भी लगा दें, तो प्रज्वलित गलत लिखा हुआ है, ये सही प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, ये गलत है। ठीक, और मैं इसको और सही से लिख देता हूँ। चलो यार, नहीं चल रहे हो भाई, चल ही नहीं रहा, अब इकट्ठे चले तो चलो, बिगाड़ दे रहे पेन, हाँ, प्रज्वलित होता है। ठीक, श्रीमान ये भी गलत लिखा हुआ है, ना पर हलंत रहेगा और श्रीमान ऐसे लिखा जाएगा। त्याज्य ये एकदम सही लिखा हुआ है तो यही वाला हो जाएगा सही। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, जामाता होगा। ठीक, तो आपको ये चारों शब्द याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है चारों शब्द। ठीक है, तो 8वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, त्याज्य शब्द सही लिखा हुआ है। 9 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फिर से वही चीज़, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अर्धशासकीय, ऐश्वर्य, कुंवर और अहिर्निश, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको ढूंढना है। तो चलिए चलते हैं, एक बार शुरू करते हैं। अर्धशासकीय ये गलत लिखा हुआ है, अर्धशासकीय इस तरीके से लिखा जाता है, दा रहेगा आधा और धा पूरा, अर्ध हो जाएगा प्लस शासकीय, ये बनेगा अर्धशासकीय। ध्यान रखना, अर्ध मतलब ये दा आधा है और धा है पूरा, ये रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐश्वर्य ना होकर के ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य सही होता है, और कुंवर में कुंवर होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा, कुंवर नहीं कुंवर होता है, कुंवर, ये सही है। अहिर्निश एकदम सही लिखा हुआ है, तो इस तरीके से 9 में डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन सा गलत है, वो क्यों गलत है ये भी देखेंगे। शुद्ध वाक्य, हाँ, पहला है, वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। नौजवान युवकों को दहेज पता लिखा हुआ है, यहाँ प्रथा होना चाहिए था, दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। लाठी बहुत उपयोगी अस्त्र है, वह प्रायः ऐसा ही करता है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, वे परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दों के दोहराव से वाक्य जब भी आप सही है या गलत है
इसको चेक कर रहे हैं तो वाक्य में समान अर्थ वाले शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए परस्पर और एक दूसरे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो या तो हम परस्पर लिख दें या तो एक दूसरे लिख दें, चाहे कह दें वह परस्पर लड़ते हैं या फिर कह दिए वह एक दूसरे से लड़ते हैं, तब ये सही होगा। परस्पर और एक दूसरे दोनों एक साथ नहीं होंगे, इन दोनों में से किसी एक को रखना पड़ेगा। अब चाहे हम परस्पर लिख दें या एक दूसरे लिख दें, ठीक, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। यहाँ पर देखिए नौजवान और युवकों दोनों सेम चीज़ हैं, तो या तो नौजवानों को लिख दें या तो लिख दें युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक आएगा। ऐसे ही परस्पर और एक दूसरे से में से भी एक आएगा। लाठी बहुत उपयोगी अस्त्र है, यहाँ अस्त्र ना होकर के लाठी शस्त्र होती है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर बहुत है। शस्त्र जो होता है वो हाथ में रख करके चलाया जाएगा और अस्त्र जो होता है वो फेंक करके चलाया जाता है। तो लाठी फेंक करके नहीं चलाई जाती, हाथ में पकड़ के चलाई जाती है। तो इस तरीके से शस्त्र सही होगा, अस्त्र नहीं होगा। वह प्रायः ऐसा ही करता है, ये एकदम सही लिखा हुआ है, तो 10 का डी विकल्प सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य की पहचान करें। इसमें फिर वही, मैंने सुबह ही मतदान दिया, ये वाला, मैं दर्शन करने आया था, ठीक है। अगला है, सभा में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। अब इसमें से ये वाला देखना है, इस समस्या के एकमात्र दो हल हैं। ये अब आपको सही वाक्य कौन सा है इसकी पहचान करनी है। तो चलिए एक एक बार हम इसको सारे को देख रहे हैं कि कौन सा गलत है हुआ और क्यों हुआ। मैंने सुबह ही मतदान दिया, तो देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में उसी के अनुसार आगे पूरक लगाया जाएगा, ठीक। जैसे मतदान दिया नहीं होगा, दिया की जगह किया जाता है, ठीक है। मतदान किया जाता है, मतदान दिया नहीं जाता। या तो कहते मैंने सुबह ही मत दिया, अगर मतदान लिखा हुआ है तो मतदान किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिया ना हो करके यहाँ किया होना चाहिए। मैं दर्शन करने आया था, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। सभा में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, यहाँ पर देखिए संकल्प लिया, संकल्प भी लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, तो संकल्प किया सही होगा, ठीक है। इस समस्या के एकमात्र दो हल हैं, तो यहाँ पर एकमात्र नहीं होगा, ठीक। या तो लगा दें केवल इसकी जगह, इस समस्या के केवल दो हल हैं, या तो मात्र भी लिख सकते हैं इसकी जगह, इस समस्या के मात्र दो हल हैं, तब ये सही होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न कहता है, कक्षा में 10-12 छात्र हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? चलिए बताइए। देखिए इसमें होता क्या है, जब भी मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि अगर इस तरीके से आए पहचानना, आपको ये 4 विकल्प कहीं भी दिख रहे हों, तो पहले उस दो शब्द समूह को ढूंढिए। ये क्या लिखा हुआ है? 10-12 छात्र। तो ये जो अब इनको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक तो हो गया संख्या लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है क्या पीछे उसके संज्ञा लिखी हुई है। अब पहले तो देखना है संज्ञा हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। छात्रों को गिना जा सकता है क्या? नहीं, छात्रों को गिना जा सकता है। तो गिना जा सकता है तो वो संख्यावाची होंगे, परिमाणवाचक नहीं हो सकते। तो ये दोनों विकल्प वैसे ही गलत हो गए, ठीक, ये दोनों गलत हो गए। अभी आपको देखना है कि संख्यावाचक होने के बाद पता करना है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। भाई गिन सके तो संख्यावाची हुआ, अगर गिन ना पाते तो परिमाणवाची हो जाता, ठीक है। अब इसके आगे जो संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? 10-12। अब ये देखना है कि निश्चित है कि अनिश्चित। तो इन संख्या के मतलब कोई अगर संख्या लिखी हो तो निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है तो निश्चित है, ठीक। अगर कोई, कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, कम ये सब लिखा होता है तो उसको हम अनिश्चित की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर देखना ये है कि 10-12 लिखा हुआ, दो संख्याएं लिखी हैं, तो 10 माने कि 12 माने। तो जब ऐसी कंडीशन बने जहाँ पर दो संख्याएं लिखी हों, तो जब दो संख्याएं लिखी होंगी तो उसको हम अनिश्चित ही मानेंगे, ठीक है, अनिश्चित, ठीक। जैसे लिखा होता 10
तो वो निश्चित था। लिखा होता 12 तो वो भी निश्चित था। लेकिन 10-12 लोग या 10-12 छात्र क्या है, अनिश्चित है। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक, कोई भी हो सकता है। तो 10-12 मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। जैसे मान लिया मैं कहूँ आपसे कि आपके यहाँ घर में फंक्शन था और कितने लोग आए, तो आप कह दोगे 100-150, तो कन्फर्म हुआ ना, नहीं हुआ। ऐसे ही अगर लगभग लिखा होता, लगभग 100 लोग आए, वो भी कंफर्म नहीं है, या लगभग 150 आए, वो भी कंफर्म नहीं। तो अगर संख्या के आगे लगभग या लिखा हुआ है तो वो अनिश्चित है। अगर संख्या 2 बार लिखी हुई है, मतलब 10-20 करके या 10-12 करके या 15-20 करके, तो वो भी अनिश्चित ही माना जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्ड से ध्वनि नहीं है। वर्ड से 4 ध्वनियाँ होती हैं, ना होती है, रा होती है, ला होती है और सा होती है। विकल्प में कौन नहीं है, यही वाला नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा। 4 वर्ड से ध्वनियाँ हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। बाल्टी में लगभग 3 लीटर पानी है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। अब फिर वही ढूंढना है। लगभग 3 लीटर पानी, 2 पार्ट में तोड़ दिए, संख्या अलग और निश्चित अनिश्चित वाला अलग, ओ सॉरी, संज्ञा अलग और निश्चित अनिश्चित वाला अलग। तो अब पानी इसमें क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा, अब इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, इसको देखिए, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं गिन सकते। पानी गिनने वाली चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये संख्यावाचक नहीं है। ये 2 विकल्प गलत हो गए। परिमाणवाचक, अब उसके आगे निश्चित संख्या लिखी है या अनिश्चित। 3 लीटर अगर खाली लिखा होता तो निश्चित होता। लगभग 3 लीटर मतलब 3 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि ये क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। हा वर्ण है, हा वर्ण क्या है ये आपको बताना है। हा वर्ण अल्प प्राण घोष है, अल्प प्राण अघोष, महाप्राण घोष, महाप्राण अघोष। इन चारों विकल्प में से आपको चूज करना है। तो हा वर्ण ठहरा क्या, ऊष्म, और ऊष्म जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ऊष्म जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे। और जो महाप्राण की अगर बात करें, हाँ तो इस, एक मिनट, अल्पप्राण महाप्राण तो हो ही गया। अब अगर अघोष सघोष में से बात करें, अघोष और सघोष, तो अघोष सघोष में कौन कौन आते हैं। अघोष में आएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ तीनों सा आएंगे, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। हा जो होता है वो हा इधर चला जाता है सघोष की तरफ। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सघोष या घोष कह सकते हो। तो अल्प प्राण और सघोष, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने अल्प प्राण लिख दिया, ये गलत लिखा हुआ। अल्प प्राण नहीं, महाप्राण होता है। ऊष्म जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ऊष्म जितने हैं वो महाप्राण हो जाएंगे और इधर हा किस में जाएगा, सघोष में जाएगा। तो ये अल्प प्राण सघोष या अल्प प्राण घोष हो जाएगा। आंसर सही होगा इसका। चलिए एक बारी मैं पूरे वर्ण लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से अल्प प्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण, अघोष और सघोष कौन है, ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ सामने, जिससे आपको कभी भविष्य में दिक्कत ना हो। चलिए अल्प प्राण की अगर बात करें, अल्प प्राण, तो इसमें प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को रखा गया है, अंतस्थ को और समस्त स्वर उनको रखा गया है, ये अल्प प्राण होता है। महाप्राण की अगर बात करें तो महाप्राण में हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन आएंगे सारे के सारे। अब अघोष में कौन कौन से आएंगे, अघोष में आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, अंतस्थ, और इसमें आएगा, एक मिनट, पहला दूसरा, और सघोष जो होता है उसमें आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, समस्त अंतस्थ
अंतस्थ के बाद आ जाएगा स्वर, जितने स्वर हैं वो। अब इधर क्या बचा, ऊष्म व्यंजन बचा, लेकिन सारे ऊष्म नहीं आते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा आता है, और जो हा बच रहा है वो हा इधर चला आता है। तो हा क्या हो जाएगा, अल्प सघोष हो जाएगा, यानी कि हा वर्ण पूछ रहा था। तो हा पहली बात अल्प प्राण महाप्राण में से क्या है, हा जो है वो महाप्राण है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऊष्म क्या होता है, महाप्राण। तो हा हो जाएगा महाप्राण, और इधर हा किस में आ रहा है, सघोष में आ रहा है। तो घोष या सघोष एक चीज़ है। तो ये देखिए अल्प प्राण और घोष निकल के आया, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। पखा पगड़ी ओढ़ कर आओ, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पखा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए केवल इतना, पगड़ी ओढ़ कर आओ। अब सही लिखा हुआ है, पगड़ी ओढ़ कर आओ। इसमें किस पार्ट में अशुद्धि है, क्या वचन में है, क्रिया में है, कारक में है, लिंग में है, किस पार्ट में अशुद्धि है ये आपको बताना है। देखिए पगड़ी को ओढ़ा नहीं जाता है, बांधा जाता है, तो यहाँ पर बांध कर होना चाहिए, और बांधना है क्रिया, तो इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है तत्शिव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, या तद प्लस शिव, इसमें से कौन सा होगा सही विकल्प। तो चलिए एक बार देखते हैं। संधि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ता संबंधी नियम में एक नियम ये है कि अगर ता या दा के बाद सा आता है, अगर ता या दा के बाद सा आता है, तो इस ता या दा का परिवर्तन चा में, और इस सा वाले का परिवर्तन छा में हो जाता है। ठीक, छा में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा तत् प्लस शिव। तो ये तत् लिखा हुआ था और यहाँ पर शिव लिखा हुआ था। मुझे लग रहा है शायद ये मैंने दिया है, नहीं दिया होगा, पता नहीं क्वेश्चन इससे पहले, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये बनेगा ता, और ये जो ता चा बदला था तो ये चा बन गया आधा, क्योंकि यहाँ पर भी आधा था तो यहाँ पर भी आधा होगा। ये सा बदलेगा किस में, छा में, तो सा बदल गया छा में, और सा पर मात्रा किसकी, छोटी की, तो ये छोटी लगा दिए, और ये वा लास्ट वाला लग गया, तो क्या बन गया, तत्शिव बन गया। तो तत् प्लस शिव सही होगा। ठीक, चलिए 18 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है अयादि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको देखना है अयादि का नहीं है, कौन सा नहीं होगा। अयादि संधि में होता क्या है, ए, ऐ, ओ और औ, इनके बाद में अगर असमान स्वर आता है, इनके बाद क्या होगा, असमान स्वर आए, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, क्रमशः आय, आय, अब, आओ, इसमें हो जाता है। तो विधायक का देखते हैं, विधायक है क्या, विधायक का हो जाएगा विधय प्लस अक। तो ये अय के बाद आ रहा है, ये एकदम सही है, अयादि संधि का उदाहरण है। विनायक में ऐसे ही विनय प्लस अक होता है, तो ये भी अयादि का ही उदाहरण है। परमावश्यक में परम प्लस आवश्यक होता है, परम प्लस आवश्यक, तो यहाँ पर छोटा और बड़ा मिल रहा है, यानी कि यहाँ कौन सी है, दीर्घ संधि है, अयादि नहीं है। नायिका में क्या हो जाएगा, नय प्लस इका हो जाएगा, ये बन जाता है नायिका। ठीक है, चलिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर पर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कुसुम ने सुमन को पीटा। कुसुम ने सुमन को पीटा, ये किस वाच्य का वाक्य है। ठीक है, यह वाक्य किस वाच्य में। तो यहाँ पर देखिए हमेशा कर्ता, अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यानी कर्ता होता है प्रथमा विभक्ति में, और प्रथमा विभक्ति में कर्ता केवल कर्तृवाच्य में होता है, तो ये कर्तृ वाला ही सही हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 25 क्वेश्चन मैंने आज रखे हैं, केवल 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद वाच्य को पहचानना मैं बताता हूँ कि सेंटेंस को आप कैसे पहचानेंगे किस वाच्य का है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न, वाचास्पत्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, या बहुब्रीहि, कौन सा समास होगा। तो वाचास्पत्ति में क्या होता है,
तत्पुरुष समास है। यहाँ पर है क्या कि एक्चुअली इसमें विभक्तियों का लोप हुआ है, विभक्ति का लोप हुआ है। हालांकि जो तत्पुरुष समास होते हैं वहाँ पर विभक्ति चिन्ह पर ही सारा काम निर्भर करता है, लेकिन तत्पुरुष का एक प्रकार है जिसमें विभक्तियों का लोप होता है, जिसको अलुप तत्पुरुष कहते हैं। तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा इस तरीके से। 21 नंबर प्रश्न, चंद्रभाल में कौन सा समास है? चंद्रभाल मतलब जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, तो इस तरीके से कौन सा होना चाहिए, बहुब्रीहि समास इसमें सही हो जाएगा। भगवान शंकर के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, चंद्रभाल। चलिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास अन्य तीन से भिन्न है? तो इसमें देखिए पाप पुण्य, इसमें समास कौन सा है? इसमें समास है पाप और पुण्य, और निकल के आ रहा है, और जहाँ पे निकलता है वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की खास बात क्या है कि दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। साथ ही साथ जो पद होते हैं वो एक दूसरे के या तो विलोम या विपरीतार्थी होंगे या एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जहाँ पर देखिए जैसे पाप पुण्य लिखा हुआ है, तो पाप पुण्य क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे लिखा होता है दाल रोटी, ये देखो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे ही आय व्यय, आय व्यय क्या है, एक दूसरे के पूरा अपोजिट शब्द हैं, तो अपोजिट वाले क्या होते हैं, द्वंद्व समास होता है। काला सांप, यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है, और सांप क्या है, विशेष्य है। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य, या फिर विशेष्य और विशेषण वाला, या फिर दोनों पद विशेषण मिल जाएं, वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पर कर्मधारय हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें कर्मधारय है, बाकी तीन में क्या है, द्वंद्व समास। अलग वाला आपको छांटना था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, औरत किस भाषा का शब्द है? ये आपको बताना है। औरत फ्रेंच भाषा, ये तो हो ही नहीं सकती है। अरबी, यही सही है, अरबी हो जाएगा। औरत अरबी भाषा का शब्द है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, बारहसिंगा, इसमें कौन सा समास है? तो बारहसिंगा में क्या द्विगु समास है, या कर्मधारय, या तत्पुरुष, या बहुव्रीहि समास? तो बारहसिंगा में 12 आगे संख्या हुई, तो संख्या के आधार पर द्विगु होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बारहसिंगा एक विशेष जानवर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न, चुपड़ी और दो दो मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अधिक लड़ाई करना, अधिक भोजन करना, लाभ ही लाभ होना, कलंकित होना, कौन सा इसमें से सही होगा? अधिक लड़ाई ये नहीं होता है, अधिक भोजन भी नहीं होता है, यही सही है। चुपड़ी और दो दो का मतलब अधिक लाभ होना होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये 25 प्रश्न थे। ठीक है, कैसे रहे प्रश्न आप बताइएगा, कैसा लगा आपको, समझ में नहीं आया जो भी होगा आप बताएंगे। चलिए अब मैं देखता हूँ वाच्य। यहाँ पर एक वाच्य बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम्स में। तो कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही थी वाच्य में, तो मैं इसको हम समझाए दे रहा हूँ। मैं वाच्य होता क्या है? वाच्य से ऐसा होता है कि हम प्रधानता किसकी है ये पता चलता है। पहली बात मतलब वाक्य कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस आधार पर हम वाच्य का निर्धारण करते हैं। तो कर्ता प्रधान में क्रिया, चलो मैं एक टेबल बनाए दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात तो ये मैंने लिख दिया इधर वाच्य। कौन सा वाच्य है? तो वाच्य हो जाएंगे 3 प्रकार के, तो तीनों मैं लिखे दे रहा हूँ। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इससे क्वेश्चन भी डायरेक्टली बन सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य हो गए। अब रही बात कि इसमें प्रधानता किसकी होती है वो देखना है। तो प्रधानता जो कर्तृवाच्य वाले में होगी उसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी। किसकी रहेगी? कर्ता की। कर्मवाच्य वाले में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य वाले में भाव की प्रधानता होती है, या हम कह सकते हैं क्रिया प्रधान वाक्य होते हैं भाववाच्य वाले। ठीक, अब अगले टर्म पे आते हैं। जो विभक्ति लगेगी वो किस में लगेगी, वो कौन सी होगी? विभक्ति का अगर हम देखें
तो विभक्ति दो चीज़ों में आपको देखनी होती है, एक तो कर्ता में कौन सी विभक्ति रहेगी और दूसरी तो कर्म में कौन सी विभक्ति रहेगी। इस चीज़ दोनों चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो मैं इसके लिए एक कोड बता दे रहा हूँ, आप कोड याद रखिए, बहुत आसान रहेगा। 12 31 31 आसानी से याद हो सकता है। मतलब कर्तृवाच्य वाले में कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है और उसी अकॉर्डिंग कारक चिन्ह भी लगेंगे। मतलब कर्ता के साथ क्या लगेगा, ने लगेगा कर्तृवाच्य वाले वाक्य में, कर्म के साथ को लगेगा। ऐसे ही कर्मवाच्य में जब आएंगे तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तृतीया विभक्ति मतलब से या के द्वारा, तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होगा और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ पर को नहीं लगाएंगे, हट जाता है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में भी क्या होता है, कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। यहाँ पर भी कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होता है और कर्म के साथ कोई विभक्ति ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो भी प्रथमा विभक्ति में होती है। मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ प्रथमा मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगी, कारण उसका ये है क्योंकि आप जब संस्कृत में ट्रांसलेट करते तो वहाँ पर विभक्ति परिवर्तित होती है। आप लोग सुने होंगे शब्द रूप और धातु रूप, तो वहाँ शब्द रूप और धातु रूप जब चलता है तो वहाँ पर रूप का प्रभाव पड़ेगा। हिंदी में साधारणतया कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलेगी जल्दी कर्म और भाववाच्य वाले वाक्यों में। अब देखते हैं कि वाक्य जो है वो कैसा है। जो कर्तृवाच्य वाला वाक्य होगा वो सकर्मक होगा, साथ ही साथ अकर्मक भी होगा। और इसमें कर्मवाच्य वाला वाक्य हमेशा सकर्मक होगा, इसमें अकर्मक नहीं हो सकता। भाववाच्य वाला वाक्य हमेशा अकर्मक होता है। ये 3 टर्म आप ध्यान रखिएगा। सकर्मक वाक्य मतलब कर्म होगा साथ में, अकर्मक मतलब कर्म नहीं होगा। तो कर्तृवाच्य वाले वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। कर्मवाच्य वाला वाक्य हमेशा सकर्मक ही रहेगा, मतलब उसके साथ कर्म आएगा। और भाववाच्य वाला वाक्य उसमें कर्म कतई नहीं आ सकता है, वो अकर्मक रहेगा। ठीक, सकर्मक अकर्मक पहचानेंगे कैसे, ये तरीका मैंने आपको बताया था। क्या और किसे लगाकर प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, कर्म होगा। किसके साथ लगाना है, क्रिया के साथ उठा के लगा देना है। तो इसमें डायरेक्टली इतने पोर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट रखिए ही, साथ में आगे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। और तो पहचान के कुछ तरीके आप देखें कि वाक्य कैसे पहचानेंगे हम। तो यहाँ पर पहचान 2 चीज़ आपको देखनी है। सबसे पहले तो देखना है कर्म, क्या सेंटेंस में कर्म आया है कि नहीं आया है। कर्म जब आप देखेंगे, पहला तरीका है कर्म पहचाने, कर्म पहचानना। तो अगर आप कर्म पहचानेंगे और सेंटेंस में अगर कर्म है, 2 ही कंडीशन आएंगी। सेंटेंस में क्या होगा, कर्म है, या तो दूसरा क्या हो सकता है, कर्म नहीं है। 2 ही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा तीसरी बनेगी नहीं। और अगर कर्म है तो वो वाक्य क्या होगा, सकर्मक होगा, सकर्मक होगा। और अगर कर्म नहीं है तो वो वाक्य क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर वाक्य सकर्मक है तो सकर्मक में 2 कंडीशन बनेगी। सकर्मक में क्या, दोनों क्या बन सकते हैं सकर्मक में, जैसे यहाँ पर बिगड़ गया नहीं है। सकर्मक में कंडीशन यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मेरा माउस चल रहा है, सकर्मक कर्ता में भी है, कर्तृवाच्य वाले में, सकर्मक कर्मवाच्य वाले में भी है। इसका मतलब या तो वो सेंटेंस कर्तृवाच्य का होगा या तो वो सेंटेंस कर्मवाच्य का होगा। ठीक, अब इसमें से कैसे हम कंफ्यूजन दूर करेंगे कि वाक्य कर्मवाच्य का है कि कर्तृवाच्य का है। तो इसके लिए विभक्ति चिन्ह पर जाएंगे अब। ठीक, इसके लिए कहाँ पर जाएंगे, विभक्ति चिन्ह पर। दूसरा स्टेप यहाँ से आपका लगेगा। विभक्ति चिन्ह कर्तृवाच्य वालों में क्या होता है, कर्ता जो होगा, कर्ता प्रथमा में होगा
और अगर कर्मवाचक का वाक्य होगा तो कर्ता तृतीया में होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कर्तृवाच्य का है तो कर्ता के साथ ने लगा होगा, या ने नहीं लगा है तो ने का भाव आएगा। और अगर कर्मवाच्य का वाक्य है तो कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति लगी होगी, मतलब कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होगा। आया समझ में? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कर्म पहचानेंगे, सेंटेंस में कर्म है कि नहीं है। कर्म कैसे पहचानेंगे? क्रिया प्लस क्या या किसे उत्तर मिल रहा है तो क्या हुआ, कर्म हुआ। तो अगर दो कंडीशन, या तो कर्म है या तो कर्म नहीं है। अगर कर्म है तो वाक्य सकर्मक कहलाएगा। सकर्मक वाक्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो तरीके के होंगे। तो अगर कर्तृवाच्य का हुआ तो कर्ता प्रथमा में, मतलब कर्ता के साथ ने लगा होगा, या हो सकता है ने ना लगा हो। कर्मवाच्य का अगर वाक्य होगा तो कर्ता तृतीया में होगा, मतलब कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होना चाहिए। अब दूसरा इस कंडीशन पे आता है। दूसरी कंडीशन क्या है? अकर्मक। अगर वाक्य अकर्मक ठहरा तो या तो वो क्या होगा, अकर्मक वाक्य कर्तृवाच्य में होगा, और नहीं है तो वो भाववाच्य में होगा। आया समझ में? दो ही कंडीशन बनेगी अकर्मक में। अगर कर्तृवाच्य का है तो कर्ता किस में मिलेगा? कर्ता मिलेगा आपको प्रथमा में, यानी कि ने चिन्ह लगा होगा, या हो सकता है ना लगा हो। ठीक है। और भाववाच्य में क्या होगा? जो भाववाच्य का कर्ता होगा वो हमेशा तृतीया में रहेगा। ये चीज़ मैंने ऊपर लिख दी है, यानी कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होगा। ठीक, तो वो भाववाच्य का होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि वाक्य कौन से वाच्य का है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं कह दूं, रमेश ने पत्र लिखा। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कर्म। सेंटेंस इजी है, आप लिखते ही जान गए होंगे कि कर्तृवाच्य का है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। मान के चलिए इसमें सबसे पहले कर्म पहचानना है। कर्म पहचानने के लिए क्या है? सबसे पहले क्रिया ढूंढ लिए। क्रिया क्या है? लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा? पत्र। यानी कि पत्र क्या है? कर्म है। अब अगर कर्म आ गया तो या तो वाक्य कर्मवाच्य का होगा या कर्तृवाच्य का होगा, और अगर कर्मवाच्य का होगा तो कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति, मतलब कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होना चाहिए। और अगर कर्तृवाच्य का है तो कर्ता के साथ ने लगा होगा, या फिर ने का भाव आएगा अगर ने नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है? कर्ता के साथ ने लगा है, यानी कर्ता क्या है? प्रथमा विभक्ति में है, तो ये किस वाच्य का हो गया? कर्तृवाच्य का हो गया। अब आते हैं कर्मवाच्य पर। जैसे मान के चलो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, यही मान लिया, लिख दे, रमेश पत्र लिखता है। रमेश पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। पत्र है कर्म, तो या तो कर्तृवाच्य का ये, या फिर कर्मवाच्य का। तो अब इसमें राम ने इस पत्र होगा। अगर देखिए कर्मवाच्य का वाक्य होता तो क्रिया के साथ से या के द्वारा जरूर लगा होता, अगर नहीं लगा इसका मतलब कर्तृवाच्य का है। ठीक, अब आते हैं जैसे दूसरे पर। मुझसे बोला नहीं जाता। ठीक है, मुझसे बोला नहीं जाता। अब इसमें सबसे पहले क्रिया ढूंढनी। क्रिया क्या है? बोलना। क्या बोला नहीं जाता? आंसर कोई है? आंसर ही नहीं है इसका, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। और अगर आंसर नहीं है इसका मतलब कर्म नहीं है, और अगर कर्म नहीं है तो या तो वो सेंटेंस किसका होगा? कर्तृवाच्य का होगा, या तो किसका होगा? भाववाच्य का। और अगर सेंटेंस कर्तृवाच्य का होता तो कर्ता के साथ ने लगा होता,
और अगर कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ है तो वो किसका होगा? 100% भाववाच्य का होगा। तो क्या है, मुझसे से लगा हुआ है, यानी कि ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया? ये हो गया भाववाच्य का। आया समझ में? यही सेंटेंस मैं दूसरा लिख रहा हूँ, सेम ऐसा ही। जैसे मैं लिख दूं, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। कई बार आप इस चीज़ को पढ़े होंगे कई जगह कि जहाँ पर कार्य में असमर्थता दर्शाई जाए वहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। तो अगर आप ऐसे हम भाववाच्य लगा देंगे तो हो जाएगा गलत। बोली नहीं जाती, इसमें क्रिया है। क्या नहीं बोली जाती? भाई क्रिया ढूंढना है, पहले हम कर्म ढूंढेंगे। क्या नहीं बोली जाती? इसका आंसर क्या मिला? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? कर्म हो गया। अगर क्या से उत्तर मिल रहा है यानी अंग्रेजी कर्म है। अब अगर कर्म है तो या तो वाक्य कर्मवाच्य का होगा या तो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। भाव तो हो नहीं सकता। कर्मवाच्य का होगा तो क्रिया के साथ से या के द्वारा 100% लगा होगा, से या के द्वारा। और अगर कर्मवाच्य कर्तृवाच्य का है तो क्रिया के साथ नहीं लगा, कर्ता के साथ नहीं लगा होगा। यहाँ पर कर्ता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। आया समझ में? ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का है, कौन सा कर्तृवाच्य का है, कौन सा भाववाच्य का है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कर्मवाच्य में रहते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। कर्मवाच्य, अगर कर्ता अज्ञात हो तो कर्मवाच्य होता है। जैसे पेड़ काटे जाते हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया, पेड़ काटे जाते हैं। यहाँ पर काटना क्रिया है। क्या काटे जाते हैं? पेड़। पेड़ कर्म है और कौन काट रहा है वो नहीं पता है, तो कर्ता अज्ञात है। लेकिन यहाँ पर कर्ता है, भले ही अज्ञात है, लेकिन होगा तो कोई ना कोई। और ये कह सकते हैं लकड़हारे के द्वारा पेड़ काटे जाते हैं। अगर ये सेंटेंस हम कर्तृवाच्य टाइप से अगर बनाएं यानी कर्ता के साथ ने जोड़ दें तो गलत हो जाएगा। जैसे कह दें लकड़हारा ने पेड़ काटे जाते हैं तो गलत हो गया। लकड़हारे के द्वारा पेड़ काटे जाते हैं, ये सही है ना? तो लकड़हारे के साथ के द्वारा आ गया, और जहाँ के द्वारा आ गया वहाँ पर कर्ता हो गया तृतीया विभक्ति में। और तृतीया विभक्ति के साथ अगर कर्म है तो वो कर्मवाच्य का वाक्य होगा। ठीक। दूसरा एक और ध्यान रखते हैं कि अगर कहीं कानूनी भाषा लिखी हुई है, कानूनी भाषा लिखी हो तो वहाँ पर भी क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। मतलब जैसे कह दें बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है, या हेलमेट न लगाने पर चालान कटेगा। ठीक है। या कह दें कि मान के चलिए कोई आधिकारिक भाषा लिखी हो तो वहाँ पर क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तीसरा आपको और ध्यान रखना है कि अगर कर्ता कोई समिति, सभा, सरकार, ये सब हो तो वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। जैसे कह दें हाई स्कूल के परिणाम जारी कर दिए गए तो वहाँ पर क्या है? एक समिति जारी करती है या सरकार जारी करती है कोई परिणाम, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य का वाक्य होगा। तो इन तीन चीज़ को पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कैसे पहचानना है कि वाक्य कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। कैसा रहा ये मेरा समझाना आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये क्वेश्चन मुझसे एक छात्र ने पूछा था, बोला था मुझे फ़ोन करके या मैसेज किया था कि ये चीज़ बता दीजिएगा, तो मैंने ये कहा था कि अगले वीडियो में मैं उसको डाल दूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ऐसे ही अगर आपकी कोई और समस्या है, कोई भी छात्र जो मेरा वीडियो देख रहा है जिसको समस्या किसी भी टॉपिक में आ रही है हिंदी ग्रामर के, तो वो मुझे बता सकता है। मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी समस्या को हल कर दूँ। ठीक है। कैसा रहा सेशन कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।